दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और करेंट डाटा पर विशेष फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आर्थिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में संपन्न भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा गया है और वर्तमान में रेपो दर क्या है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में रेपो दर 6.5% है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 के मार्च माह का कुल वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह कितना रहा। तो ये था 1.60 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में जीएसटी का कुल संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश का कुल वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह कितना था। तो ये था 18.10 लाख करोड़ रुपए, जो कि गत वित्तीय वर्ष से 22% अधिक था। देखिए, हाल में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी। तो ये 7.2% थी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अनुसार देश का कुल निर्यात 2030 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये $2 ट्रिलियन तक। याद रखिएगा दोस्तों, 31 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी जो विदेश व्यापार नीति 2023 है, उसके अनुसार 2030 तक इसको $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश का समग्र निर्यात वस्तुओं और सेवाओं समेत कितना रहने की संभावना है। तो ये $760 बिलियन होने की संभावना है निर्यात। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी भारत के विदेश व्यापार नीति 2023 के कुल स्तंभ कितने हैं। तो याद रखिएगा 4 स्तंभ हैं। पहला है प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, दूसरा गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, तीसरा व्यवसाय करने की सुगमता और चौथा उभरते क्षेत्र। एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 कब लागू की गई है। तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, 22 मार्च 2023 को आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स द्वारा किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये है AIS फॉर टैक्स पेयर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। इसमें ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन इनकम टैक्स द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। कौन सा? 22 मार्च 2023 को 22 मार्च 2023 को इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक ऐप है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऐप के आधार पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS का फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और ये एक कम्प्रिहेंसिव व्यू है इंफॉर्मेशन फॉर ए टैक्स पेयर 26AS में जो दिखता है। तो AIS का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी वार्षिक सूचना स्टेटमेंट। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने की संभावना है। तो ये 6.3%। पूर्व में इसका अनुमान 6.6% लगाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD द्वारा जारी नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहने की संभावना है। तो 5.9%।
और दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पर वित्त वर्ष 2014-15 के 86,647 रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 22-23 में रहने की संभावना कितनी है? तो 1,72,000 रुपये। और एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों पे इसमें दोगुनी वृद्धि लगभग हुई है। मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने की संभावना है? तो 5.5%। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि 18 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक कब कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। और हाल में पूरे देश में, पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किया। और आप जान लीजिए, ये पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने कुल विदेशी आवक प्रेषण कितना किया है? तो 89,127 मिलियन डॉलर का। अगला प्रश्न है, 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और विकास समझौता यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA कब से लागू हुआ है? तो याद रखिएगा 29 दिसंबर 2022 से। एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, अनुमान है कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो 2035 तक। विपणन वर्ष 2023-24 देखिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, कृषि से संबंधित MSP जो है उसके आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि वित्तीय वर्ष या विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 110 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 2125 रुपये प्रति क्विंटल 23-24 के लिए दोस्तों गेहूं का MSP निर्धारित किया गया है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 में कितना? 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। और रेप सीड और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आर्थिक समीक्षा पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर रहने की संभावना है कितना? तो 7%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि संभावित है कितना? तो 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मूलभूत कीमतों पर जीवीए वृद्धि रहने का अनुमान कितना है? तो ये 3.5%। और इसी तरह आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में देश के औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर जीवीए वृद्धि दर रहने की कितनी संभावना है? तो 4.1%। और देखिए आर्थिक समीक्षा 2022-23 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में सेवा क्षेत्र में मूलभूत कीमतों पर जीवीए वृद्धि दर रहने की संभावना कितनी है? तो ये 9.1%। जीवीए का जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा, पूछ सकता है, ग्रास वैल्यू एडेड। ग्रास वैल्यू एडेड ये वो वैल्यू होती है वस्तुओं और सेवाओं की जो कि इंडस्ट्री सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एरिया और किसी भी क्षेत्र के द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में जो है उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 563 अरब डॉलर। और आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 22-23 के अप्रैल से नवंबर में भारत के शीर्ष आयातक देश कौन हैं? तो चीन, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भारत के शीर्ष 3 आयातक देश हैं। 3 निर्यात गंतव्य कौन से हैं आर्थिक समीक्षा के अनुसार? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 17.8%, संयुक्त अरब अमीरात 7% और नीदरलैंड 4.1% के साथ भारत के शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य देश हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 से अप्रैल सितंबर में भारत की शीर्ष 3 आयातगत वस्तुएं कौन सी हैं?
तो इसमें पहले स्थान पर आयात की वस्तु पेट्रोल, तेल, स्नेहक, लुब्रिकेंट है 30.3%। दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सामान है 10.5%। और तीसरे पर रसायन 7.2%। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत की शीर्ष 3 निर्यातगत वस्तुएं क्या हैं? तो ये कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला सहित 22.7%, रत्न और आभूषण 8.9%, मशीनरी उपकरण 7.8% है। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान देश में औसत मुद्रास्फीति की दर कितनी थी? तो ये 6.8% थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, विश्व बैंक के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में कुल कितना विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त किया है? तो ये 100 अरब डॉलर का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया कब? तो 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 का कुल आकार कितना है? तो ये है 45,03,97 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना है? तो जीडीपी का 5.9%। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा रहने का अनुमान कितना है? तो जीडीपी का 2.9%। और आप देखिए कि केंद्रीय बजट के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो जीडीपी का 2.3%। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार के धन प्राप्ति के 3 बड़े स्रोत कौन से हैं? तो उधार और देयताएं 34%, जीएसटी 17% और निगम कर 15% ये सरकार के धन प्राप्ति के 3 बड़े स्रोत हैं। और देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में सरकार के व्यय के शीर्ष 3 मदें कौन से हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्याज अदायगी पर 20%, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18% और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 17% व्यय के ये मद हैं। अगला है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में देश का राजकोषीय घाटा कितना था? तो ये जीडीपी का 6.7% था। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 6.4%। और देखिए, केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल कर राजस्व से कुल कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो 33,60,858 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 23-24 में मनरेगा के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो ये 60,000 करोड़ रुपए का। बजट 23-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। ये प्राथमिकताएं क्या हैं? तो समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र का विस्तार करना है। दोस्तों, 22-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की घोषणा की है? तो ये है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। अगला है कि बजट 23-24 में रक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजटीय प्रावधान कितना किया गया है? तो 5.93 लाख करोड़ रुपए का। रेल मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधान 2.41 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दोस्तों 88,956 करोड़ रुपए। इसी तरह स्वास्थ्य पर कुल खर्च करने का प्रावधान बजट 2023-24 में कितना है? तो ये जीडीपी का 2.1% तक। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बजट में सरकार ने देश से सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को कब तक जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, 2023-24 में मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो मोटे अनाज और मिलेट्स को दोस्तों श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, बजट में वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 30 लाख रुपए। और 2023-24 में तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मिष्टी। याद रखिएगा, MISSTI मिष्टी ये जो है ये मैंग्रोव पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना है।
बजट 2023-24 में कुल पूंजीगत व्यय का प्रावधान कितना है? तो 10 लाख करोड़ रुपए, 33% वृद्धि इसमें की गई है। और देखिए बजट 2023-24 में सब्सिडी के लिए कुल बजटीय प्रावधान कितना किया गया है? तो 4,03,084 करोड़ रुपए का, जिसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी में और 1.75 लाख करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी के लिए। एक योजना के बारे में जानते हैं। 2023-24 में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है, याद रखिएगा, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर उर्वरकों के वैकल्पिक प्रयोग को शुरू करने की योजना है। अगला है दोस्तों, सरकार ने बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए किस कोष की स्थापना की घोषणा की है? तो ये कृषि त्वरक कोष, ये कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की स्थापना के लिए। बजट 2023-24 में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 23-24 में गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 500 कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। गोवर्धन योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। अगला है दोस्तों, देखिए 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी बजट 2023-24 पेश किया। इस बजट का कुल आकार कितना है? तो ये है 6,90,242.43 करोड़ रुपए का। यूपी बजट 23-24 में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो 84,883.16 करोड़ रुपए, और ये कुल जीडीपी का 3.48% है। दोस्तों यूपी बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य जीएसडीपी में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 19%। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 8% है जो है देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान। यूपी बजट 23-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? 1,050 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो 188.4 लाख हेक्टेयर। यूपी बजट 2023-24 के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो ये 4.2% थी। केंद्रीय बजट 23-24 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब में कुल कितनी धनराशि को कर मुक्त रखा गया है? तो 3 लाख को। और नई आयकर व्यवस्था में विभिन्न छूटों के बाद कुल कितनी आय पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा? तो 7 लाख रुपए तक की आय पर जो है कोई कर नहीं देना पड़ेगा। पुरानी आयकर व्यवस्था में कुल 6 टैक्स स्लैब थे, जबकि नई आयकर व्यवस्था में कुल कितने टैक्स स्लैब हैं? याद रखिएगा, अब नई व्यवस्था में कुल 5 टैक्स स्लैब हैं। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था घोषित किया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसमें यह है कि यदि करदाता चाहे तो वो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प भी चुन सकता है। अगला प्रश्न है, हाल में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो मिस्र बना है। ब्रिक्स देशों के अलावा वे देश जिन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है, तो याद रखिएगा यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश और मिस्र ने। ब्रिक्स आप जानते हैं ब्रिक्स देश जो हैं वो कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें आपको जानना जरूरी है। जो ब्रिक्स जो हमारा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक जो है, तो इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। ये देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसमें अन्य जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें यूएई, उरुग्वे, बांग्लादेश और मिस्र भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। विश्व बैंक के नए प्रमुख कौन होंगे? तो भारतीय मूल के अमेरिकी अजय पाल सिंह विश्व बैंक के नए प्रमुख होंगे।
अगला प्रश्न है UNSSDSN द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 126वें रैंक पर है। शीर्ष स्थान इसमें फिनलैंड को मिला है। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो हाल में दोस्तों क्रोएशिया जो है ये यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है आप सभी के लिए। हाल में किसने दक्षिण अफ्रीका के काले गैंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल में किसने जारी किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के काले गैंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों 24 से 25 फरवरी 2023 को G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये बंगलुरु कर्नाटक में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए कि बंगलुरु कर्नाटक में 24 से 25 फरवरी 2023 को G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई है। देखिए विदेश व्यापार नीति यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में मौजूदा 39 शहरों को अलावा किन शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है। फरीदाबाद को परिधान के लिए, मिर्ज़ापुर को हाथों से बनी कालीन के लिए, मुरादाबाद को पीतल निर्मित उत्पाद के लिए और वाराणसी को हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अप्रैल 2023 में संपन्न भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक समीक्षा बैठक में वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? तो 6.5%। नवंबर 2022 में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और दोस्तों हाल में पद्म भूषण से सम्मानित जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, जिनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जमशेद जी ईरानी को। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में। अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो ये है रूस। और हाल में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये केरल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, केरल जो है हाल में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न है 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन 2022 में बाली इंडोनेशिया में किया गया था। 17वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। और भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव की बात है कि G20 के 18वें संस्करण की मेजबानी भारत कर रहा है और भारत ने G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण की है। हाल में मेटा इंडिया का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो संध्या देवनाथन को। हाल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो दोस्तों हाल में विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात का उत्पादक देश भारत बना है और शीर्ष पर चीन है। नवंबर 2022 में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हैदराबाद में। और हाल में पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों रेडीनेस इंडेक्स में भारत 61वें स्थान पर है, जबकि इसमें शीर्ष स्थान USA को है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में लगभग 7,000 करोड़ रुपए में बिसलरी का अधिग्रहण करने की घोषणा किसने की है? तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने। और देखिए दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी परामर्श रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? तो ये 6.8%। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के अनुसार भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? तो 2037 तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल की रिपोर्ट है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल प्रकाशित की जाती है किस संस्था द्वारा? तो ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई और थूथुकुडी में जल निकासी और आपूर्ति प्रणाली के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत ने एशियन विकास बैंक के साथ कितने का ऋण समझौता किया है? तो ये 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक रोजगार कहाँ सृजित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों ये देखिए, हाल में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो असम ने। और हाल में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए में व्यापार करना प्रारंभ किया गया है कहाँ से? तो रूस और श्रीलंका के साथ। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कौन सा है? तो ये कल्याण फेरेस्टा जो है भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड है। हाल में अमेरिका द्वारा एक अनूठा नोट छापा गया है जिसकी विशेषता क्या है? तो ये 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला नोट है। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टियर 1 शहरों की सूची में शामिल जो शहर है तो ये बेंगलुरु है। दिसंबर 2022 में हुरून ग्लोबल 500 में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये 5वीं है। और इसमें विश्व के जो धनपति होते हैं या जो विश्व के शीर्ष धनी देश हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। भारतीय मूल की वो महिला जिसको दिसंबर 2022 में फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका की पहली उप महिला उपाध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है तो ये हैं सुष्मिता शुक्ला। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक के द्वारा जेंडर टूल किट जारी किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। नीति आयोग द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है तो ई फास्ट इंडिया को। और देखिए, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में करेंसी स्वैप समझौता किया है किसके साथ? तो याद रखिएगा, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ। लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग सम्मेलन में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये कैनरा बैंक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत कहाँ की है? तो मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में। तमिलनाडु में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा किसके द्वारा? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में भारत के 3 शहर जो उभरे हैं वो कौन कौन हैं? तो हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, जो कि नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2022 में इराक को पिछाड़कर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो ये रूस बना है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है किसके साथ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 निजी क्षेत्र की कंपनी जो भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बनी है तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सबसे अधिक कर्मचारी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि निजी क्षेत्र की फर्म है उसमें काम करते हैं। भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र HDFC द्वारा खोला गया है कहाँ पर? तो बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो ये भारत है। भारत की हिस्सेदारी विश्व के बाजरा उत्पादन में 41% है। भारत की पहली रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त कंपनी कौन बनी है? तो ये टाटा स्टील, जमशेदपुर, झारखंड की। पूर्वी भारत में खाद्य एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये झारखंड। पहला राज्य इसमें बिहार, दूसरा ओडिशा है। मुनोथ इंडस्ट्रीज भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री चालू करेगी कहाँ पर? तो याद रखिएगा, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। और देश की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कब किया गया? तो 28 जुलाई 2022 को। भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है तो कब तक? तो 2030 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये अमेजन है। और देखिए दोस्तों, आसरा पेंशन योजना गरीबों के कल्याण के लिए किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो तेलंगाना सरकार द्वारा।
और देश का सबसे बड़ा विंड टरबाइन जनरेटर अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, तो ये मुंद्रा गुजरात में। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किसने किया है, तो केनरा बैंक और HDFC बैंक में। और रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त बैंक यूको बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक और केनरा बैंक तथा HDFC बैंक हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और करंट डेटा का, कि डेबिट कार्ड बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला बैंक कौन सा है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी डेबिट कार्ड बाजार में 29% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के अर्थव्यवस्था के करंट डेटा पर आधारित प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन। इसमें हम भारत और विश्व में फसल तथा खनिज उत्पादन से संबंधित आंकड़े नेक्स्ट पार्ट में प्रकाशित करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।